हेलो एवरीवन, वेलकम टू फोस्टर एकेडमी एंड आई होप यू ऑल आर वेल एंड हेल्दी। और देखिए, हम यहाँ पर अभी आपको पता है कि DSSSB ने वैकेंसीज निकाली हैं पीजीटी टीजीटी। तो यहाँ पर हम पीजीटी पॉलिटिकल साइंस जिसका एग्जाम एक्सपेक्टेड है आपका अप्रैल में, ठीक है, कोशिश करेंगे कि उसके काफी सारे क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व कर सकें, ठीक है। और ये क्वेश्चंस कहीं ना कहीं एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो ये न्यू सीरीज हमने शुरू की है और यहाँ पर आकर आप एक तरीके से प्रैक्टिस क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा डिटेल में क्वेश्चंस को और उनके आंसर्स को थोड़ा डिटेल में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपना ये सीरीज का, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, निम्नलिखित में से किस आयोग ने भारत में केंद्र राज्य संबंधों का अध्ययन किया? यानी इनमें से वो कौन सा आयोग है जिसने अध्ययन किया है किनका? केंद्र और राज्य के बीच के संबंध हैं उनका, ठीक है। तो ये चारों ही इंपॉर्टेंट है, इनमें से जल्दी से बताइए। और हाँ, आप कमेंट सेक्शन में अपना जो स्कोर है वो भी मेंशन कर सकते हैं कि आपने इन 25 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल करेक्ट दिए हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर रहेगा, इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सरकारिया आयोग। क्या है? सरकारिया आयोग। देखिए, सरकारिया आयोग है, उसका जो गठन है वो जून 1983 में किया गया था, जिसका उद्देश्य आपको पता ही है क्या था, केंद्र राज्य संबंधों का अध्ययन करना, ठीक है। एक तरीके से कह सकते हैं कि इनके बीच में यानी केंद्र राज्यों के बीच में जो शक्ति संतुलन है, इसके ऊपर अपना मतलब एक तरीके से अध्ययन करके बताना कि क्या चीज उन्होंने देखी है यहाँ पर, ठीक है। और अगर बात करें कि इसका जो नाम रखा गया है, तो इस आयोग का जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है यहाँ पर RS सरकारिया। RS सरकारिया, जो कि सर्वोच्च न्यायालय के रिटायर्ड जज थे, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर मैं आर्टिकल की बात करूं तो यहाँ पर जो आपका पार्ट 11 है, इसमें आर्टिकल नंबर 245 से लेकर के आर्टिकल नंबर 263 तक मेंशन किया गया है संघ और राज्यों के बीच में संबंध के बारे में, ठीक है। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि आर्टिकल 245 से 263 के बीच में संघ राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, तो आपका अपना जो कॉन्सेप्ट है वो हर क्वेश्चन को लेकर एकदम क्लियर होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है आपका, सामाजिक अनुबंध जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट इस बुक का नाम है और बहुत ज्यादा फेमस है, काफी एग्जाम्स में पूछी भी जा चुकी है। तो जल्दी से आप इसका आंसर मुझे बताइए। इसका जो आंसर है वो है आपका रूसो द्वारा, ठीक है। इसका आंसर है आपका रूसो, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट है, रूसो द्वारा ये लिखी गई है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, क्योटो सम्मेलन का जो मुद्दा है वो किस चीज से संबंधित है? इनमें से किससे संबंधित है क्योटो सम्मेलन का मुद्दा? यानी ये जो इशू है क्योटो सम्मेलन, इसमें जो भी चीजें हैं वो किससे रिलेटेड है? जल्दी से बताइए। तो ये आपके रिलेटेड हैं जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड, ठीक है, जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणा पत्र किसके द्वारा लिखित है? यानी इनमें से वो कौन से लेखक है या फिर कह सकते हैं विचारक हैं जिन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणा पत्र लिखा? तो ये आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ये रहेगा आपका मार्क्स, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर एक वर्ड देख रहे हैं आप कम्युनिस्ट, तो कम्युनिस्ट तो रिलेटेड है मार्क्स से ही, तो आपको बहुत इजीली आप इसको गेस भी कर सकते हैं। ये छोटी छोटी चीजें आप ऐसे ही कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अपना क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? देखिए, चाहे पॉलिटी का कोई भी एग्जाम हो, उसमें आपको ध्यान रखना है, चाहे वो जीके क्वेश्चंस ही हो या फिर आपका पीएस हो या फिर आपका टीजीटी एसएसटी हो, कोई भी हो, ये जो आपके सम्मेलन होते हैं ना, कांग्रेस के सम्मेलन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो कुछ सम्मेलन है इसके जिसमें कुछ विशेष काम हुआ हो, तो वो सम्मेलन आपको हमेशा याद रखने हैं, हमेशा, ठीक है, कांग्रेस के सम्मेलन। तो यहाँ पर बात हो रही कांग्रेस का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ? तो कांग्रेस का प्रथम सम्मेलन हुआ आपका बंबई में। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं। ये डेट है आपकी 28 दिसंबर, ठीक है, 28 दिसंबर 1885 में। कहां पर अगर पूछा जाए कहां पर, तो ये जगह का नाम है तेजपाल संस्कृत विद्यालय, ठीक है, तेजपाल संस्कृत विद्यालय बंबई में है। ये बंबई में था, तो ये यहाँ पर संपन्न हुआ इसका कांग्रेस का प्रथम सम्मेलन। दूसरी बात आती है कि ये जो कांग्रेस का नाम है ये कैसे पड़ा? तो इसी सम्मेलन में किसके कहने पर या फिर किसके सुझाव पर
दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर ही इस संगठन का नाम बदला गया और क्या रखा गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण भी जो था वो इसी सम्मेलन में हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, ठीक है, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जो है वो किसने प्रस्तावित किया? जल्दी से ऑप्शन देखिए और आंसर बताइए। तो इसका जो आंसर रहेगा आपका वो रहेगा ऑप्शन नंबर आपका बी, लॉर्ड लिटन ने। ठीक है, लॉर्ड लिटन ने। अब देखिए, लॉर्ड लिटन का कार्यकाल जो है वो है 1876 से लेकर के 1880 तक। ठीक है, और ये जो प्रस्तावित होने की बात है कब की है, 1878 की। फिर यहाँ पर बात है कि इसको और किस नाम से जानते हैं, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को और कौन से नाम से जानते हैं? तो इसको नाम से जानते हैं मुंह बंद करने वाला अधिनियम, मुंह बंद करने वाला अधिनियम। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या किया गया था कि जो देशी भाषा के अपने न्यूज़पेपर थे इंडिया के और विदेशी भाषा के, उनके बीच में भेदभाव किया गया था, और जो भारतीय भाषा के जो समाचार पत्र थे उनको क्या कर दिया था, बॉन्ड पेपर पर उनसे साइन करवा लिए गए थे। ठीक है, किस पर, बॉन्ड पेपर पर, जिससे कि उनको एक तरीके से उनसे अधिकार छीन लिए गए और कहा गया कि आप सरकार के विरुद्ध कुछ भी नहीं छाप सकते हो। ठीक है, तो यही सब चीज थी। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, मुस्लिम लीग जो है उसने सीधी कार्यवाही दिवस कब मनाया? मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस कब मनाया? तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा 16 अगस्त 1946। ठीक है, 16 अगस्त 1946 को। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपका वो काफी एग्जाम में पूछा जा चुका है और ये तो आपको याद हो ही जाना चाहिए बिल्कुल। गदर पार्टी की स्थापना किसने की? तो ये जो है गदर पार्टी, इसकी स्थापना की लाला हरदयाल ने। ठीक है, गदर पार्टी की स्थापना किसने की? लाला हरदयाल ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, भारत के किसी भी राज्य में प्रथम महिला मुख्यमंत्री किस राज्य में बनी? ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले। भारत के किसी भी राज्य में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन से राज्य में बनी? तो इसका जो आंसर जाएगा आपका वो जाएगा उत्तर प्रदेश में। कहां पर? उत्तर प्रदेश में। और अगर नाम की बात करें कौन, तो ये है सुचेता कृपलानी, सुचेता कृपलानी। ठीक है, ये राजनीतिज्ञ भी थी और स्वतंत्रता सेनानी भी थी। इसके अलावा कह सकते हैं कि इनका जो ईयर है बनने का, मतलब जब इन्होंने ये पद संभाला तो ये 1963 में। ठीक है, और ये तो आपको पता ही है कि ऐसा करने वाली पहली महिला थी। इसके अलावा स्वतंत्रता के बाद अगर कहें कि उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन बनी, तो ये थी सरोजनी नायडू। कौन? सरोजनी नायडू। आपको ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी या इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले ने। अगर हम बात करें ईयर की, तो 1905 में पूना में गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक मंडल, ठीक है, यानी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। इसको और क्या बोलते हैं? भारत सेवक मंडल। ठीक है, हिंदी में इसकी स्थापना की 1905 में पूना में। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संघीय व्यवस्था में केंद्रमुखी, भारतीय संघीय व्यवस्था केंद्राभिमुखी है और ऐसा क्यों है? ठीक है, आपको रीजन बताया गया है और पूछा गया कि कौन सी स्टेटमेंट आपको लगता है कि एकदम सही है यहाँ पर। ठीक है, दोबारा देखिए क्वेश्चन, भारतीय संघीय व्यवस्था, भारत संघीय व्यवस्था फॉलो करता है, तो भारत की जो संघीय व्यवस्था है वो केंद्राभिमुखी है, यानी केंद्र की तरफ ज्यादा वो करती है। ठीक है, तो ये बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है? आपातकाल में केंद्र की शक्ति बढ़ जाती है, क्या ऐसा है? संपूर्ण भारत के लिए केवल एक ही नागरिकता है, क्या ऐसा है? संसद राज्यों के क्षेत्रों का पुनर्वितरण कर सकती है, क्या ऐसा है? तो क्योंकि ऐसा है, तीनों ही ऑप्शन सही हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, अब एक बात देखिए कि भारत का जो संविधान है उसका अनुच्छेद नंबर यानी आर्टिकल नंबर जो 1 है वो क्या कहता है कि राज्यों के संघ के रूप में, ठीक है, क्या बोला है? राज्यों के संघ के रूप में उसको लिखा गया है। ठीक है, तो भारत में जो संघीय व्यवस्था है वो बहुत सारी चीजों को लिए हुए साथ में, और साथ में
एकात्मक रूप भी उसका है। ठीक है, जैसे कि सशक्त केंद्र यानी केंद्र के पास काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से पावर है। एकल नागरिकता ये भी फॉलो हो रहा है। ठीक है, और राज्यपाल की नियुक्ति, अखिल भारतीय सेवाएं, तो ये सारी चीजें जो हैं ये फॉलो कर रही हैं, इसलिए इसका आंसर जो जाएगा वो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता राज्यों के पुनर्गठन की नहीं है। ये जो क्वेश्चन होते हैं नहीं वाले, यहाँ पर बच्चे थोड़ी गड़बड़ कर देते हैं, तो ये जरूर देखना होता है आपको। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता राज्यों के पुनर्गठन की नहीं है, यानी राज्यों का जब पुनर्गठन होता है तो इनमें से कौन सी विशेषता फॉलो नहीं होती। तो देखिए, अविनाशी, परवर्ती, या संसद को किसी राज्य के नाम को बदलने का अधिकार है, या केंद्रीय संसद को नए राज्य के निर्माण का अधिकार है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नहीं वाला बैठ रहा है वो बैठ रहा है आपका अविनाशी वाला। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अब ये चीज कैसे है, देखिए, जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, ठीक है, वो इस विशेषता को फॉलो करता है। ठीक है, ठीक है, मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका का क्या है, भारत जो है उसमें राज्यों का अविनाशी होना कोई सही नहीं है, मतलब ये स्टेटमेंट एकदम सही नहीं है। जबकि ये चीज किसके ऊपर फॉलो होती है, अमेरिका। जैसे कि अमेरिका जो है, अमेरिका एक संघ है, अमेरिकी संघ है, वो बहुत सारे राज्यों की सहमति से मिलकर बना है, या फिर कह सकते हैं कि एक तरीके से एग्रीमेंट के थ्रू बना है। और जो अमेरिका है उसमें राज्यों को उनकी सहमति के साथ ना तो समाप्त किया जा सकता है और ना ही दूसरे राज्य में ही मिलाया जा सकता है। इसीलिए हम अगर क्वेश्चन आए आपका कि अविनाशी किसको कहा जाता है, तो अविनाशी में आपका यूएसए आप आराम से ऑप्शन टिक कर सकते हो कि अमेरिका को कहा जाता है क्या, अविनाशी संघ। ठीक है, इसके अलावा अगर भारत की बात करें तो भारत का क्या है, भारत का जो संघ है वो किसी समझौते के तहत नहीं हुआ है। ठीक है, किसी समझौते का परिणाम नहीं है। एक तरीके से आप कह सकते हो कि भारत का जो राज्य हैं मिलकर बने हैं, ये किसी समझौते के थ्रू नहीं बने हैं, जबकि किस चीज से बने हैं, अपने प्रशासन की सुविधा के हिसाब से बनाए गए हैं। ठीक है, यूएसए वाला समझौते के तहत है और हमारा है प्रशासन की सुविधा के लिए। हमने क्या किया कि संघ को ही अलग अलग राज्यों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, पूरे संघ को ही अलग अलग राज्यों में डिवाइड कर दिया, जबकि ये यूएसए वाला जो है ये बहुत सारे संघ एक साथ आए एक समझौते के तहत। ये चीज क्लियर है बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 13 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मुगल विरासत है जो अंग्रेजों ने, यानी ऐसी कौन सी व्यवस्था है जो फॉलो की गई है मुगलों से भारतीय प्रशासन तक पहुंचा दी गई, यानी जो मुगलों ने चीजें चलाई थी वो अभी भी मतलब कुछ ना कुछ उसी तरीके से फॉलो की गई अंग्रेजों द्वारा। ठीक है, तो इसका जो आपका आंसर रहेगा ये रहेगा आपका सैनिक। ठीक है, सैनिक प्रशासन, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय लोकतंत्र को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक क्या है, तो ये तो आपको ऑप्शन देखते ही पता चल जाएगा, ये बहुत ज्यादा देखने में भी मिलता है, चाहे पुरानी बात हो नई बात हो, ये फैक्टर हमेशा से ही राजनीति में विद्यमान है रहता है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, जाति की राजनीति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं अब। अखिल भारतीय सिविल सर्विसेज के अभ्यर्थियों का चयन किया जाता है किस तरीके से, बताइए जरा। क्या संघ लोक सेवा आयोग है जिसके द्वारा चयन किया जाता है, फिर राष्ट्रपति द्वारा, संसद द्वारा, या फिर प्रधानमंत्री द्वारा। तो इसका आंसर आपको बहुत अच्छे से पता ही होगा, फिर भी बता देती हूँ, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा। ठीक है, और संघ लोक सेवा एक क्या है, एक संवैधानिक संस्था है कह सकते हैं। ठीक है, और इसकी स्थापना जो है संविधान के आर्टिकल नंबर किसके तहत हुई थी, 315। ठीक है, इसकी जो स्थापना है वो आर्टिकल नंबर 315 यानी 315 के तहत हुई थी, और आप इसको यूपीएससी के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। यदि कोई हथियार नहीं होंगे तो युद्ध भी नहीं होगा। ये जो स्टेटमेंट है, ये जो धारणा है, ये जो विचार है, ये किस धारणा पर आधारित है, आप कह सकते हैं कौन सी धारणा है जिसके हिसाब से ये जो वाक्य बिल्कुल सही बैठ रहा है, बताइए जरा देखकर। तो इसका आंसर आप देखकर बता सकते हैं, निशस्त्रीकरण, यानी शस्त्रों का त्याग करना, शस्त्रों से दूर रहना, या फिर होने ही नहीं चाहिए शस्त्र। ठीक है, कि हथियार ही नहीं होने चाहिए, सो ये निशस्त्रीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्वैध शासन प्रणाली, द्वैध शासन प्रणाली प्रांतों में लागू की गई कौन से अधिनियम द्वारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, द्वैध शासन प्रणाली प्रांतों में लागू की गई थी किसके द्वारा, कौन से अधिनियम द्वारा ये लागू की गई थी, बताइए जरा। तो ये लागू की गई थी आपकी अधिनियम 1919 द्वारा। ठीक है,
1919 का जो आपका अधिनियम था इसके द्वारा लागू की गई थी। इसके अलावा इस अधिनियम को यानी 1919 जो अधिनियम है इसको और क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव भी इसको कहा जाता है। तो या तो ये वाला टर्म्स होंगे या फिर ये वाला टर्म होगा, बात एक ही है। ठीक है, अच्छा इसमें क्या किया गया था, इसमें द्वैध शासन लाया गया था और जो विषय है, प्रांतों में जो विषय है उनको बंटवारा किया गया था, 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास। निम्न में से कौन सा गांधी के स्वराज्य की अवधारणा है, यानी गांधी जी ने स्वराज्य से रिलेटेड कौन सा शब्द एक आप अटैच कर सकते हैं, इससे रिलेट कर सकते हैं स्वराज्य से। तो स्वराज्य का अर्थ एक तरीके से कह सकते हैं क्या है, स्वशासन। क्या है, स्वशासन। ठीक है, स्वशासन। अब देखिए स्वशासन का मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने क्या बताया, आत्मसंयम। क्या, आत्मसंयम। ठीक है, या फिर आत्मशासन, या फिर आत्मशासन। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास। लोक सेवाओं में नियुक्ति का कौन सा तरीका नहीं है। ठीक है, यानी लोक सेवाओं में जब नियुक्ति होती है तो कौन सा तरीका, कौन सा मेथड नहीं अपनाया जाता। क्या लिखित परीक्षा, साक्षात्कार, केवल लिखित परीक्षा, निर्वाचन। इनमें से बताइए कौन सा ऑप्शन सही रहेगा इसके लिए। तो देखिए लिखित परीक्षा भी होती है, साक्षात्कार भी होता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा निर्वाचन। ठीक है, निर्वाचन जो है ये तरीका नहीं अपनाया जाता। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20। भारत का राष्ट्रीय ध्वज संविधान सभा ने स्वीकार किया कब। ठीक है, ये पूछा गया है आपसे कि राष्ट्रीय ध्वज जो है संविधान सभा ने कब स्वीकार किया। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर ये रहेगा आपका 22 जुलाई 1947। ठीक है, 22 जुलाई 1947 को। अब देखिए भारत का जो संविधान, भारत की संविधान सभा जब उसके अधिवेशन हुए तो ये 4th अधिवेशन था। कौन सा अधिवेशन था, 4th अधिवेशन था, जो कि चला था कब से कब तक, 14 जुलाई से लेकर के 1947। ठीक है, और 31 जुलाई 1947 तक। ठीक है, ये डेट है आपकी 14 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई तक। तो इसी बीच में डिसाइड किया गया और वो जो डेट थी वो थी आपकी 22 जुलाई। ठीक है, तो 22 जुलाई को हमारा भारत का राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया गया। क्या आप बता सकते हैं कि ये जो राष्ट्रीय ध्वज है हमारा, ये किस अनुपात में है। ठीक है, इसका लंबाई चौड़ाई का जो अनुपात है, क्या वो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं मुझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास। बंदी प्रत्यक्षीकरण आलेख जारी करने का अधिकार जो है वो किसको है, या फिर किसमें निहित है, किसको प्राप्त है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण आलेख जारी कौन कौन कर सकता है, या कौन कर सकता है, ये बताइए जरा ऑप्शन देखकर। क्या उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय, या सर्वोच्च और उच्च दोनों न्यायालय, या फिर अधीनस्थ न्यायालय। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा आपका क्या, दोनों न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों ही कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं हम। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसमें जो मौलिक अधिकार है हमारे, अगर उनका उल्लंघन होता है तो उसके विरुद्ध हमें क्या एक अधिकार मिला हुआ है। संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार प्राप्त है वो है आर्टिकल 32 के तहत। कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 32 के तहत। इसके अलावा आर्टिकल आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 32 ये हमें कहता है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हमें, यानी सुप्रीम कोर्ट के में शरण ले सकते हैं हम इससे रिलेटेड। और अगर बात की जाए उच्च न्यायालय में, मतलब अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है तो अनुच्छेद 32 के तहत आप शरण ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट की। और अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है और आपको हाई कोर्ट है, तो हाई कोर्ट के लिए आपका जो आर्टिकल है वो है 226, 226 नंबर आर्टिकल है। ये है आपका स्पेसिफिकली हाई कोर्ट के लिए। तो दोनों चीज आई होप आपको समझ में आ गई होगी कि सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड आर्टिकल है आपका 32 और हाई कोर्ट से रिलेटेड आर्टिकल है आपका 226। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इसके तहत क्या है, अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो ये कार्यवाही कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, पंथ निरपेक्षता के दर्शन में निहित है, यानी पंथ निरपेक्षता जो है उसकी, इसकी जो फिलॉसफी है या फिर ये जो है शब्द है, ये किस चीज को डिफाइन करता है या फिर
किस चीज से रिलेटेड है। तो ये देखकर बताइए जरा, पंथ निरपेक्षता का मतलब एक तरीके से क्या है। तो इसका जो मतलब है वो है ऑप्शन नंबर डी एकदम सही इसका, सभी धर्मों के प्रति सम्मान। भारत जो है वो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, जैसे कि आपको पता ही है, और यहाँ पर हमारे राज्य का कोई स्पेसिफिक धर्म नहीं है। किसी स्पेसिफिक धर्म को हम नहीं वो करते, प्रमोट करते। हमारा कहने का मतलब है कि इंडिया जो है वो सभी धर्मों को जो है बराबर सम्मान देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास। जब आपातकाल की उद्घोषणा जारी हो तब मूल अधिकारों को स्थगित करने का जो प्रावधान है वो कहाँ से लिया गया है। यानी जब भी आपातकाल लगे तो मूल अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। हमें ये पता है कि स्थगित किया जा सकता है मूल अधिकारों को आपातकाल के वक्त। तो ये जो है प्रावधान, ये कॉन्सेप्ट जो है ये कौन से कंट्री से लिया गया है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपका लिया गया है जर्मनी से। ठीक है, जर्मनी के वाइमर संविधान से ये आपका कॉन्सेप्ट लिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है हर साल। तो ये आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। तो इसका जो आंसर जाएगा, इसका आंसर है आपका 25 जनवरी। क्या है, 25 जनवरी। ये जो क्वेश्चन है आपका, ये DSSB PGT में पूछा गया था 2014 में। ठीक है, तो 25 जनवरी को मनाया जाता है हर वर्ष। अब बात आती है इसको हम क्या कहते हैं, नेशनल वोटर्स डे। क्या बोलते हैं, नेशनल वोटर्स डे 25 जनवरी को। अब ये क्यों मनाया जाता है, देखिए भारत का जो निर्वाचन आयोग है, भारत का क्या है, निर्वाचन आयोग, इसकी स्थापना हुई थी और इसकी स्थापना के उपलक्ष्य में ही इसको मनाया जाता है। और लोगों को अवेयर किया जाता है कि जो हमारे युवा हैं वो ज्यादा से ज्यादा वोट करने में भागीदारी दिखाएं, इसीलिए 25 जनवरी का ये दिन रखा गया। इसके अलावा 25 जनवरी मतलब जो मेन फैक्ट है वो है 25 जनवरी 1950 को भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। किसकी, भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। और ये दिन मनाना शुरू कौन से ईयर से किया गया, ये है आपका 2011। ठीक है, तो ये दोनों फैक्ट आपको पता होने चाहिए कि मनाया क्यों जाता है। अवेयरनेस के लिए कि जो युवा है वो ज्यादा से ज्यादा मतदान भागीदारी दिखाएं। और सबसे पहली बात, निर्वाचन आयोग जो है हमारा वो स्टैब्लिश हुआ था 1950 में 25 जनवरी। और तीसरी बात है कि 2011 से ये दिन मनाना शुरू किया गया, मतलब ये इस चीज की शुरुआत की गई। क्वेश्चन नंबर 25 है, आईपीसी का मतलब क्या है। तो आईपीसी का मतलब है इंडियन पीनल कोड, और सॉरी ये नहीं, सी है इसका आंसर, इंडियन पीनल कोड। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, इंडियन पीनल कोड है इसका करेक्ट आंसर। हम यहाँ पर इंडियन पीनल कोड को और क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में अगर हम बोले तो भारतीय दंड संहिता, भारतीय दंड संहिता। ठीक है, और इसके तहत क्या होता है कि भारत है, यहाँ पे कोई भी जो नागरिक है, ठीक है, उसके एक तरीके से अगर कोई अपराध होता है तो उसको परिभाषित करता है ये। ठीक है, और चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपके लिए 2 क्वेश्चन हैं यहाँ पर, आपको इनके आंसर देने हैं। यहाँ पर 2 बुक लिखी हैं, 2 बुक मेंशन है, आपको बताना है कौन से विचारक से ही रिलेटेड है या फिर किन्होंने ये बुक लिखी है। पहली बुक है आपकी पॉलिटिकल लिबरलिज्म और दूसरी बुक है द प्रिजन नोटबुक। इन दोनों के आपको राइटर्स का नाम बताना है कमेंट सेक्शन में जाकर। इसके अलावा आप अपना स्कोर भी जरूर शेयर कर सकते हैं कि आपको इनमें से कितने क्वेश्चंस आते थे। इसके अलावा हम आगे भी वीडियोस में क्वेश्चंस शेयर करते रहेंगे आपके साथ, और आपकी प्रैक्टिस अपनी जारी रखिए। ठीक है।